Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमार्क पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें लास्ट 2 क्लासेस में हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ा इन शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन के केस के अंदर। आज की क्लास हम पढ़ने वाले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर के पास सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएबल होता है। इट मीन सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज करके अपना आउटपुट में वो चेंज ला सकता है शॉर्ट रन करना, और वो फैक्टर प्रोडक्शन आपका होता है लेबर होता है, और बाकी सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं वो सारे आपके फिक्स्ड होते हैं। तो आप बस इस स्लाइड के थ्रू हम पढ़ेंगे कि जब शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अटेंड करता है या कैसे अटेंड करता है। लेट्स अज्यूम कि फर्म के पास एक ही फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल है, दैट इज लेबर। तो उसका आउटपुट डिपेंड करता है, सिर्फ लेबर डिपेंड करता है कि अगर आउटपुट बढ़ाना है तो आपको लेबर बढ़ाना पड़ेगा फर्म को। इट मीन्स उसका प्रोडक्शन आउटपुट का डिपेंड करता है लेबर के ऊपर। इसी प्रकार जो कॉस्ट जो फर्म को मैटर करती है वो है वो कॉस्ट, वो पैसा जो उसने लेबर में स्पेंड किया, क्योंकि बाकी सारा पैसा जो स्पेंड किया जा रहा है दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर, लेट्स से कैपिटल, लैंड, वो सारे आपके फिक्स्ड है। तो वो प्रोडक्शन डिसीजन में शॉर्ट रन के अंदर वो कंसिडर नहीं की जाती। शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ आपका वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन। इस वजह से शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी कॉस्ट होगी W इंटू एल। डब्ल्यू आपका होगा वेज रेट जो लेबर को दिया जाता है, और एल हो गया आपका लेबर। तो टोटल कॉस्ट जो कंसिडर की जाएगी शॉर्ट रन में, दैट इज C इक्वल टू W इंटू एल। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ दो चीज होती है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है, पहला मतलब ये है कि अपना आउटपुट प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करे फॉर गिवन कॉस्ट। इट मीन्स कि प्रोड्यूसर के पास या फर्म के पास एक गिवन अमाउंट ऑफ बजट है जिसको स्पेंड करके वो अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम करना चाहता है। ये एक मतलब हुआ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हमको एक गिवन लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करना है, हमको पता है कि हमको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमको अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो दोनों चीजें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही कहलाती है। तो पहला केस ये मैक्सिमाइज आउटपुट फॉर गिवन कॉस्ट। इसके अंदर प्रोड्यूसर का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उसका कंस्ट्रेंट जो होता है वो होता है कॉस्ट फंक्शन। वही दूसरी तरफ आपका तो दूसरा फॉर्म होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, वो होता है मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट। आपको गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है। ये भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही कहलाता है। तो इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि मिनिमाइज यहाँ पे C आएगा, सॉरी Q नहीं होगा। मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट। कि आपके दो तरीके से आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आप बता या दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर कंडीशन क्या होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, हम देखते हैं। कंडीशन होती है MPI इक्वल टू W। जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वेज रेट के इक्वल आता है वो पॉइंट आपका कहलाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट इन शॉर्ट रन। अभी देखते हैं कैसे। इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा। आपका लेबर जो है, इनपुट जो है लेबर, वो आपका वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है। इस वजह आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर आपका चेंज हो रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। ये आपके लेबर यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिख रहा है। हर लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग का टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, वो टोटल प्रोडक्ट हो गया, वो आप यहाँ पे गिवन है। और हमने क्या किया, हमने निकाला है मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला हर लेबर के, हर अमाउंट ऑफ लेबर के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने फर्स्ट यूनिट लगाया लेबर का तो हमारा आउटपुट 0 से बढ़ के 20 हो गया। तो हमारा MPL क्या हुआ फर्स्ट यूनिट लेबर पे, वो हुआ 20 हुआ। उसी प्रकार जब हमने सेकंड यूनिट ऑफ लेबर लगाया प्रोडक्शन के अंदर तो हमारा टोटल आउटपुट हमारा बढ़ के 20 से 38 हो गया। इट इंडिकेट्स कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ लेबर आपका है 18 यूनिट्स। ये बताता है कि सेकंड यूनिट ऑफ लेबर लगाने से प्रोडक्शन के अंदर आपका आउटपुट 18 यूनिट से बढ़ गया। इसी प्रकार हमने हर एक पॉइंट पे MPL फाइंड किया, और हमको वेज रेट गिवन है कि हम वेज दे रहे हैं एक लेबर को 10। तो यहाँ पे वेज आपका कांस्टेंट है 10 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है गिवन पॉइंट की, वो है MPL इक्वल टू W। हमने यहाँ पे MPL ड्रॉ किया ग्राफ पे। लेबर हमारा X एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे हमारा MPL है। हमने MPL ड्रॉ किया है, MPL हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि MPL का एक तो शेप होता है वो इनवर्ट U शेप होता है। इट मीन्स MPL जो होता है आपका यूजली कुछ इस शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग MPL का बनाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने अपना फर्स्ट क्लास में प्रोड्यूसर बिहेवियरल क्लास में शॉर्ट रन केस के अंदर पढ़ा था कि प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज होती है प्रोडक्शन की, उसमें प्रोड्यूस करता है। अगर आपको ये और कंफ्यूजन है तो आप हमारी वो क्लास रेफर कीजिए दोबारा। 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्रोडक्शन के इन शॉर्ट रन के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो वो लॉ कहता है कि प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेगा
टू मैक्सिमाइज इस आउटपुट। और स्टेज 2 के अंदर आपकी एमपीएल जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर की होती है, इस वजह से यहाँ पे हमारा एमपीएल आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का दिख रहा है। सो ये बात समझ आ गई यहाँ पे एमपीएल आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर क्यों। अगर आपको कंफ्यूजन थी कि वो एमपीएल आपका इन्वर्टर यूजुअल होता है, मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों लिया, इस वजह से लिया। अब कंडीशन है एमपीएल इक्वल टू डब्ल्यू, हमने एमपीएल ड्रॉ किया, हमने डब्ल्यू हमारा कॉन्स्टेंट हमारे लेबर के लिए, डब्ल्यू वाली लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपका ई जो पॉइंट है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। टेबल पे देख लेते हैं, टेबल पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है वो देख लेते हैं। 10 आपका वेज रेट है और 10 आपका एमपीएल है एट 6 यूनिट ऑफ लेबर। इट मीन्स आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आ रहा है, 6 यूनिट ऑफ लेबर पे आ रहा है जब आपके वेज रेट 10 है। और प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा इन शॉर्ट रन एट 6 यूनिट ऑफ लेबर 80 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो इन शॉर्ट रन जब आपका वेज रेट 10 दे रखा है इस एग्जांपल के अंदर, और उस केस में प्रोड्यूसर आपका प्रोड्यूस करेगा 6 यूनिट ऑफ लेबर पे, जहां पे उसको आउटपुट निकल के मिल रहा है 80 यूनिट्स। इस ग्राफ से दो चीज हमको चीजें निकल के सामने आती है। पहली चीज है, जब तक आपका एमपीएल डब्ल्यू से बड़ा होगा तब तक वो प्रोडक्शन करता रहेगा, कीप प्रोड्यूसिंग। जब आपका एमपीएल छोटा से एमपीएल वेज रेट कम होगा वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा। और जिस पॉइंट आपका एमपीएल को डब्ल्यू होगा वो पॉइंट आपका होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये था केस आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ शॉर्ट रन, जब आपका सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके फिक्स होते हैं। इस केस के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे एमपीएल इक्वल टू वेज रेट होता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, जब तक आपका एमपीएल वेज रेट से जा रहा है तब तक प्रोड्यूसर लेबर हायर करता रहेगा और प्रोडक्शन करता रहेगा। जिस पॉइंट पे आपका एमपीएल को वेज रेट हो जाएगा उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन रोक देगा और उस पॉइंट पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाएगा। और अगर आपका एमपीएल लेस देन वेज रेट है इट मीन्स प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कम करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करने के लिए। तो ये थी आपका केस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ शॉर्ट रन, जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन एक दैट इज लेबर वेरिएबल होता है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम केस ऑफ लॉन्ग रन, जब आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं, इट मीन आपके लेबर और कैपिटल आप दोनों चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन को वेरी करने के लिए। उसको हम समझने से पहले हम पहले टर्म समझते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। ये क्या चीज होती है? आइसो कॉस्ट लाइन का अंदर एक टर्म है आइसो, दूसरा टर्म है कॉस्ट। आइसो मतलब सेम, कॉस्ट मतलब होगी लागत आपकी जो पैसा एक्सपेंडिचर। तो आइसो कॉस्ट लाइन एक ऐसा कर्व है, एक ऐसी लाइन है जो इंडिकेट करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल, जिसको प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉस्ट या पर्टिकुलर लेवल ऑफ बजट। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरा कॉस्ट जो प्रोड्यूसर कॉस्ट है, प्रोड्यूसर के पास 100 रुपये का बजट है प्रोडक्शन करने के लिए, और इन 100 रुपये से वो लेबर और कैपिटल परचेज कर सकता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेबर कैपिटल जो हुए जो इन 100 रुपये के अंदर आ सकते हैं वो आपका शो करता है आइसो कॉस्ट लाइन। तो बेसिकली आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं लेबर कैपिटल के, जो अफोर्ड किया जा सकता है, जो प्रोड्यूसर बाय कर सकता है एट गिवन कॉस्ट। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है ये होता है दैट इज सी इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के। सी आपका हो गया टोटल कॉस्ट हो गया, डब्ल्यू एल आपका हो गया एक्सपेंडिचर मेड ऑन लेबर, लेबर में कितना खर्चा किया गया, जिसमें डब्ल्यू आपका वेज रेट है, एल आपका लेबर जो आपने यूज किया प्रोडक्शन के अंदर। वही दूसरे तरफ आपका आर के, आर आपका हो गया इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपिटल, जो पर यूनिट ऑफ कैपिटल आपको कॉस्ट बढ़ रही है इनटू के। तो बेसिकली डब्ल्यू एल आपका हो गया टोटल पेमेंट फॉर लेबर, और आर के आपका हो गया टोटल पेमेंट फॉर कैपिटल, और सी आपका हो गया टोटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन लेबर एंड कैपिटल। ये होगी आपकी आइसो कॉस्ट लाइन की इक्वेशन होगी। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम रीअरेंज किया तो ऐसा कुछ लाइन का स्लोप क्या होगा, वो होगा डेल्टा के बाय डेल्टा एल दैट इज माइनस डब्ल्यू बाय आर। तो ये आपकी स्लोप होगी आइसो कॉस्ट लाइन की, दैट इज माइनस डब्ल्यू बाय आर। ये चीज आपको पहली पता चल गई स्लोप क्या होती है इसकी, ये आपकी स्लोप हो गई। अब हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट आइसो कॉस्ट लाइन का क्या होता है। हमने एक्स एक्सिस पे हमने लेबर प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल प्लॉट किया है। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वो पॉइंट जहाँ पे सारा पैसा खर्च किया जा रहा है लेबर को परचेज करने के लिए,
वो कहलाता है आपका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस आपने सारा पैसा खर्च किया लेबर पे, इट मीन कैपिटल आपने जीरो यूज किया प्रोडक्शन के अंदर खरीदने बाय करने में, तो आपका के यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एल आ गया सी डिवाइड बाई डब्ल्यू, तो ये आपका आ गया एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। इसी प्रकार आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा वो पॉइंट जहाँ पे आप सारा पैसा खर्च कर रहे हैं कैपिटल परचेस करने में और आप लेबर जीरो परचेस कर रहे हैं, तो आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया वो पॉइंट जहाँ पे एल आपका जीरो है, तो आपका ये हो जाएगा के इक्वल टू सी बाय आर, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो ये था आपका आइसोकोस लाइन। हमने इससे इक्वेशन देख ली, इक्वेशन क्या होती है, हमने इसका स्लोप देख लिया, स्लोप होता है इसका माइनस डब्ल्यू बाई आर। इसके हमने इंटरसेप्ट देख लिए, इंटरसेप्ट उसके क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका स्लोप क्या इंडिकेट करता है। स्लोप जैसे कि मैंने बोला इसका स्लोप होता है माइनस डब्ल्यू बाई आर, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी स्लोप की, वो वैल्यू होगी इसकी डब्ल्यू बाई आर। डब्ल्यू आपका हो गया पेमेंट जो की जा रही लेबर को, और आर आपका जो पेमेंट की जा रही है कैपिटल को। ये आपका शो करता है फैक्टर प्राइस रेशियो, और ये बताता है कि कॉस्ट क्या है लेबर के रिलेटिव टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपका स्लोप क्या इंडिकेट करता है वो हमने देख लिया। अब एक चीज और, ये मेरा आइसोकॉस्ट लाइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा लेबर है, यहाँ मेरा कैपिटल है। अगर वेज रेट में डब्ल्यू में आर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ आपका जो फर्म का जो कॉस्ट का बजट है वो बढ़ जाए, तो आपका जो आइसोकॉस्ट लाइन होगा वो पैरेलल शिफ्ट होगा राइटवर्ड। स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डब्ल्यू आर को चेंज नहीं आ रहा, वो पैरेलल शिफ्ट होगा राइटवर्ड। वह दूसरी तरफ अगर कॉस्ट जो बजट जो है फर्म का वो कम हो जाए, तो आपका आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट होगा इनवर्ड या लेफ्टवर्ड। ये चीज आपको समझ आ गई है। कॉस्ट आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट तब होगा जब आपका वेज रेट या और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये शिफ्ट पैरेलल तब होगा जब आपका कॉस्ट जो है बजट जो कॉस्ट फेस कर रही है फर्म वो बढ़ जाए या घट जाए, तो उन केस में आपका आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट होगा आइडर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब इसका यूज करके और आइसोकॉन्ट कर्व का यूज करके जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर बिहेवियर इन केस ऑफ लॉन्ग रन, तो हमें दिख रहा आइसोकॉन्ट कर्व हमने स्टडी किया उस केस के अंदर। तो आइसोकॉन्ट कर्व का यूज करके और आइसोकॉस्ट कर्व का यूज करके हम स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन के अंदर कैसे अटेन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर केस। इट मींस लॉन्ग रन का केस है, ये लॉन्ग रन केस है। इसमें आपका लेबर और कैपिटल दोनों चेंज, दोनों वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम फर्म के पास दो फैक्टर प्रोडक्शन है, दैट्स लेबर एंड कैपिटल, दोनों वेरिएबल है। तो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हो गया Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ K और L। इट मीन्स कि आप प्रोडक्शन जो है आउटपुट में चेंजेस जो है दोनों फैक्टर में चेंजेस के थ्रू आ सकते हैं। फर्स्ट केस हमने देखा था प्रोड्यूसर इन केस ऑफ शॉर्ट रन या इन केस ऑफ वन सिंगल फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, उस केस में प्रोडक्शन वैल्यू डिपेंड करता था सिर्फ लेबर के ऊपर। वो कहता था कि आप सिर्फ लेबर बढ़ाने से आपका आउटपुट बढ़ेगा या लेबर पे चलाने से आपका आउटपुट में चेंज आएगा। वही दूसरी तरफ इन केस ऑफ लॉन्ग रन आपके दोनों फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल है, तो इस केस के अंदर आपके किसी भी एक फैक्टर में चेंज करने से आपको प्रोडक्शन में चेंज देखने को आपको यहाँ मिलेगा। तो इस केस में टोटल कॉस्ट आपको हो गया WL प्लस RK, जो आपकी आइसोकॉस्ट लाइन की इक्वेशन है। W यहाँ पे आ गया प्राइस ऑफ लेबर पर यूनिट, R आपको हो गया प्राइस ऑफ कैपिटल पर यूनिट, ये हम लास्ट स्लाइड में दे चुके लास्ट स्लाइड में। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ भाई, जो पहले देखा था हमने, पहले मैक्सिमाइज कर लो आउटपुट फॉर अ गिवन कॉस्ट या मिनिमाइज कर लो अपना कॉस्ट फॉर अ गिवन आउटपुट। ये दोनों चीज़ आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहलाती है। तो इस केस के अंदर लॉन्ग रन के केस के अंदर कंडीशन क्या होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, वो होती है ये। इट मीन्स कि जहां पे आपका आइसोकॉस्ट कर्व और आइसोक्वांट कर्व टेंजेंट आ रहा है, वो पॉइंट आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। प्रोड्यूसर रीचेस इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोक्वांट कर्व की स्लोप क्या होती है, वो होती है MRTS LK। स्लोप क्या हुआ आइसोकॉस्ट लाइन का, वो हो गया W/R, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हमेशा। MRTS L को हम ले सकते हैं MPL डिवाइड बाय MPK। इसका लास्ट क्लास में हमने प्रूफ ही किया था लास्ट क्लास में, इक्वल टू W/R। ये भी इक्वेशन इससे निकल के आई, इसको रीअरेंज करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, MPL डिवाइड बाय W इक्वल टू MPK
डिवाइड बाय आर। तो ये आपकी कंडीशन होगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ लॉन्ग रन या इन केस ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर। अब ये क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन कंडीशन तो ये है कि जिस पॉइंट पे आपका स्लोप दोनों का बराबर होगा वो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, या कहे कि जहाँ पे आपका आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस का आपका टेंजेंट होगा वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन ये इंडिकेट क्या, ये इंटरप्रेट क्या करता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी कंडीशन थी, इससे हमने ये फाइंड किया कि एम्पियर डिवाइड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एमपी के डिवाइड बाय आर। एम्पियर डिवाइड बाय डब्ल्यू ये कहता है कि पर यूनिट रुपी स्पेंड करने से लेबर के ऊपर कितना आउटपुट उसको प्रोड्यूसर को मिल रहा है। अगर मैं कहूँ मेरा एमपीएल मेरा 10 है और मेरा वेज मेरा 2 है, तो मेरा ये क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। तो ये इंडिकेट करता है एमपीएल डिवाइड बाय डब्ल्यू इस केस में कि मैं अगर 1 रुपया स्पेंड करता हूँ लेबर के ऊपर तो मुझे 5 मुझे यूनिट आउटपुट मुझे मिल रहा है। उसी प्रकार एमपी के डिवाइड बाय आर क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि पर रुपी स्पेंड करने से कैपिटल के ऊपर मुझे कितना आउटपुट मुझे मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा एमपी के मेरा 16 है और 15 है और मेरा आर जो पेमेंट की जा रही है कैपिटल को वो 3 है, तो मेरा यहाँ पे ये क्या निकल के आया, ये 5 निकल के आया। इट मीन्स अगर मैं 1 रुपया स्पेंड करता हूँ कैपिटल के ऊपर तो मुझे 5 यूनिट ऑफ आउटपुट मुझे वहाँ से मिल रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट वो पॉइंट वहाँ जहाँ पे हर 1 रुपये स्पेंड करने से हर एक फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर तो आपको सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको मिले, वो पॉइंट आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका इंटरप्रिटेशन है इस कंडीशन का। कंडीशन तो यही है कि स्लोप ऑफ आइसोकॉन इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस लाइन, दैट इज MRTS एल के इक्वल डब्ल्यू बाय आर। बट हमने उसको रीअरेंज किया, हमको मिला MPL डिवाइड बाय डब्ल्यू इक्वल टू MP के डिवाइड बाय आर। ये इंडिकेट करता है या ये चीज ये कहता है कि जब आपका हर एक फैक्टर प्रोडक्शन पे 1 रुपया स्पेंड करने से जो आउटपुट मिल रहा है एडिशनल आउटपुट वो अगर सेम है हर फैक्टर प्रोडक्शन के, उस पॉइंट पे जाके आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये पूरी इसकी रीअरेंजमेंट यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। ये आपकी पहली कंडीशन थी, इसको नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका आइसोकॉन का आपका कन्वेक्स होना चाहिए। इट मीन्स आपका MRTS जो होता है एल के वो आपका डिमिनिशिंग नेचर का होना चाहिए, आपका सफिशिएंट कंडीशन है, आपकी नेसेसरी कंडीशन थी है। ग्राफिकली देख लेते हैं। ए भी आपका आइसोकॉस लाइन है, जो टेंजेंट है पॉइंट ई पे ऑन आइसोकॉन कर्व Q3 इस पॉइंट पे। तो ये कहलाता है कि पॉइंट ई पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड किया प्रोड्यूसर ने, और वो आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा है Q3 विच इज 400 बाय यूजिंग n अमाउंट ऑफ लेबर एंड h अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब एक पॉइंट आपका यहाँ पे, एक मिनट, एक पॉइंट आपका यहाँ पे S है। इस S पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, जगह कमी है थोड़ी। पॉइंट S पे क्या हो रहा है, पॉइंट S पे आप देख सकते हैं जो स्लोप है आइसोकॉन का वो है MRTS एल के, वो स्लोप आपका है ज़्यादा है स्लोप ऑफ आइसोकॉस लाइन, दैट इज W बाय आर। इट मीन्स ये आपका निकल के आया, आपका MPL डिवाइड बाय W इज ग्रेटर देन MPK डिवाइड बाय आर। ये चीज़ निकल के आपका सामने आ रही है एट पॉइंट S पे। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, आप अगर 1 रुपया लगाएंगे स्पेंड करेंगे लेबर के ऊपर तो आपको वहाँ से आउटपुट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू कैपिटल। तो इस केस में क्या करेगा प्रोड्यूसर, अपने लेबर का यूजेस बढ़ा देगा प्रोडक्शन के अंदर, और ये तब तक ये चीज़ करता है जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन ना कर ले। जैसे जैसे लेबर का प्रोडक्शन वो यूज बढ़ाएगा तो उसको अपना कैपिटल का यूज आपका कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन के अंदर। तो इनिशियली S पॉइंट पे था, S पॉइंट से वो E पॉइंट पे आएगा, तो S से E पॉइंट पे आया क्या देखा, आपका कैपिटल कम हो गया और आपका लेबर बढ़ गया। S पॉइंट पे आपका लेबर इतना था, N1 कह लेते हैं, और H1 आपका कैपिटल था। तो S पॉइंट पे आपका स्लोप जो है आइसोकॉन का वो ज़्यादा है आइसोकॉस के स्लोप से, जो इंडिकेट करता है कि MPL डिवाइड बाय W इज ग्रेटर देन MPK डिवाइड बाय R। इट मीन्स कि 1 रुपया लगाने से प्रोडक्शन में लेबर के ऊपर खर्च करने से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा प्रोड्यूसर को,
एज कम्पेयर टू कैपिटल, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेबर का यूज बढ़ाएगा। लेबर यूज बढ़ाने के लिए उसको कैपिटल यूज कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन के अंदर। सो ये तब तक करता है जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन ना कर ले। सो एस पॉइंट से वो मूवमेंट करेगा पॉइंट ई के ऊपर, उस पॉइंट से मूवमेंट करेगा तो आपका लेबर बढ़ रहा है प्रोडक्शन के अंदर, और आपका कैपिटल प्रोडक्शन में कम हो रहा है, और इवेंचुअली प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर रहा है। उसी प्रकार पॉइंट टी पे क्या हो रहा है, पॉइंट टी पे आपका स्लोप जो है आइसोकॉन का वो छोटा है आइसोकॉस के स्लोप से, जो इंडिकेट करता है कि एमपीएल डिवाइड बाय डब्ल्यू इज लेस देन एमपीके डिवाइड बाय आर। इट मींस आपको कैपिटल पैसा लगाने से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो प्रोड्यूसर अपना क्या करेगा, कैपिटल का यूज बढ़ाएगा प्रोडक्शन के अंदर, और लेबर का प्रोडक्शन यूज कम करेगा प्रोडक्शन के अंदर। और ऐसे करते करते वो ई पॉइंट पे आएगा जहाँ पे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो हमने यहाँ पे देखा दो केस, पहला कि जब आपका स्लोप ज़्यादा होगा आइसोकॉन का, आइसोकॉस से इट में डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस केस में कैसा अटेन करेगा। वही दूसरी तरफ अगर पॉइंट टी जब स्लोप आपका आइसोकॉस का कम है, आइसोकॉस का उस केस में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अटेन करेगा, ये चीज़ हमने स्टडी कर ली। तो मेनली इस स्लाइड से दो चीज निकल के आई। एक तो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, एक नेसेसरी कंडीशन, दूसरी सफिशिएंट कंडीशन है, दूसरी उस कंडीशन से इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रहा है, तीसरी जब डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो उस केस में कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करेगा। इसी चीज को मैंने इस स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में समझा है डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन के केस में। थोड़ा सा वो देख लेते हैं, आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जहां पे स्लोप ऑफ आइसोकॉन इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट होता है, आइसोकॉस्ट लाइन। जब ये दोनों इक्वल नहीं है इट मींस आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये जब आपका स्लोप आइसोकॉन का ज्यादा हो स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट के, इट मींस एमआरटीएस एलके इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बाय आर, जिसको हम लिख सकते हैं एमपीएल डिवाइडेड एमपीके डब्ल्यू बाय आर, जो हमको मिलेगा फाइनली ये कंडीशन मिलेगी, एमपीएल डिवाइड बाय डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एमपीके डिवाइड बाय आर। तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं पॉइंट आर और एस पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इट मींस अगर ये कंडीशन है इट मींस लेबर से ज़्यादा मिल रहा है आउटपुट एज कम्पेयर टू कैपिटल। सो लेबर का यूज़ बढ़ाएगा, कैपिटल प्रोडक्शन वो यूज़ कम करेगा प्रोडक्शन के अंदर, और इवेंचुअली क्या होगा, जैसे लेबर का यूज़ बढ़ाएगा उसका एमपीएल गिनना शुरू करेगा कि एमपीएल आपका डिमिनिशिंग नेचर का है। जैसे कैपिटल का यूज कम करेगा उसका एमपीके राइज करना शुरू करेगा। जब आपका एमपीएल गिर रहा है, डब्ल्यू कांस्टेंट आपका, और आपका एमपीके बढ़ रहा है और ये आर कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, ये चीज़ कम होगी और ये चीज़ बढ़ेगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। जो पहली कंडीशन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा। और दूसरा केस है जब आपका स्लोप ऑफ आइसोकॉन इज लेस देन स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। इस केस में क्या है, ये एमआरटीएस एलके इज लेस देन डब्ल्यू बाय आर। इससे हमने ये चीज फाइंड की, डेट इज एमपीएल डिवाइड बाय आर इज लेस देन एमपीके डिवाइड बाय आर। यस, ये पॉइंट टी जो है ये कंडीशन होल्ड करता है इस ग्राफ के अंदर। ये कंडीशन क्या बताती है कि आप ऊपर ₹1 स्पेंड करने से कैपिटल के ऊपर तो आपका आउटपुट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू लेबर। तो इस केस में आपका लेबर कम करेगा यूज़ प्रोडक्शन के अंदर, कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ करेगा। लेबर कम यूज़ कर रहा था आपका एमपीएल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ा रहा था आपका एमपीके आपका घटेगा। सिंस डब्ल्यू और एल में कोई डब्ल्यू और आर में कोई चेंज नहीं है, तो एमपीएल बढ़ने से डब्ल्यू का चेंज नहीं है, आपका ये बढ़ेगा, और एमपीके घट रहा है और आर में कोई चेंज नहीं, तो ये चीज़ आपकी गिरेगी। तो इस वजह से इवेंचुअली क्या होगा, वो प्रोड्यूसर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा। सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर लिखी हुई है, मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये था आपका प्रोड्यूसर इन केस ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर, लेबर एंड कैपिटल। इस केस में हमने हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे अटेन करता है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं प्रोड्यूसर अटेन कर पा रहा है, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे है प्रोड्यूसर, तो वहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएगा, पूरे बैकएंड में कैसे वर्किंग होगी, उसकी क्या चीज़ें होल्ड करता है क्या नहीं करता, वो सारी चीज़ हमने अभी देख ली। तो ये था प्रोड्यूसर आपका टू वेरिएबल फैक्टर केस के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सपेंशन पार्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर रहा है
उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट लाइन जो टेंजेंट है बेसिकली, जब स्लोप दोनों के बराबर है। अगर मैं कहूँ लेट्स से पॉइंट ई हो गया हमारा इनिशियली, अगर मैं कहूँ कि प्रोड्यूसर का बजट बढ़ गया तो उससे क्या होगा, उसका आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट होगी राइट वर्ड। बजट बढ़ रहा है कॉस्टिंग का, डब्ल्यू आर में कोई चेंज नहीं है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा आइसोकॉस्ट लाइन के, वो पहले शिफ्ट होगा राइट वर्ड। पहले शिफ्ट हुआ, इसने नया एक पॉइंट अटेन किया हायर आइसोकॉन्ट पे, लेट्स से पॉइंट एफ पे, आपको दूसरा एक पॉइंट मिल गया ये इक्विवेलेंट पॉइंट। इसी प्रकार दोबारा से कॉस्टिंग बढ़ गई, बजट बढ़ गया, दोबारा राइट पर शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा इसने हायर आइसोकॉन्ट पे टेंडेंसी मीट की और वापस इक्विवेलेंट पॉइंट अटेन कर लिया। तो ऐसे करते करते आपको डिफरेंट पॉइंट्स आपको इक्विवेलेंट पॉइंट मिल गए। जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा एक्सटेंशन पाथ। समझ आया कि एक्सटेंशन पाथ क्या, आपको कैसे ड्राइव करना है आपको। एक्सटेंशन पाथ क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स का लोकस होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट जब प्रोड्यूसर अपना एक्सपेंशन करता है आउटपुट का। तो आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन पाथ इज अ लाइन दैट connects the cost minimizing input combination as a quantity of output varies holding the price of input constant। तीन वर्ड्स है इसके अंदर, तीन शब्द है, उसे ध्यान से समझिएगा। इट कनेक्ट्स, इट इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स द कॉस्ट मिनिमाइजिंग आउट इनपुट कॉम्बिनेशन। कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद आया कि प्रोड्यूसर के लिए हम दो तरह से दिखा सकते हैं, मैक्सिमाइज आउटपुट फॉर गिवन कॉस्ट और मिनिमाइज इनपुट और मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट। तो ये बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइजिंग आउट इनपुट कॉम्बिनेशन बताता है। इट मीन्स ये प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट पॉइंट बताता है जैसे जैसे आपका आउटपुट जो है वो वेरी करता है, आपका क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, आप नए आइसोकॉन्ट कर्व तरफ मूव कर रहे हैं, उसका अटेन कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका क्वांटिटी में वेरी हो रहा है बाय होल्डिंग प्राइस इनपुट प्राइस कांस्टेंट। इनपुट में प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, इट मीन्स आपका डब्ल्यू और आर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। इट मीन्स कि स्लोप में आइसोकॉस्ट लाइन के स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये तीन चीजें इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ इंडिकेट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट पॉइंट्स, प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट पॉइंट जब प्रोड्यूसर अपना आउटपुट वेरी करता है बाय होल्डिंग इट्स प्राइस ऑफ इनपुट्स। Therefore, expansion path shows how producer change his factor combination when output expands। तो एक्सपेंशन पाथ क्या शो करता है कि जब प्रोडक्शन चेंज हो रहा है या आउटपुट बढ़ रहा है प्रोड्यूसर का, उस केस में अपना फैक्टर कॉम्बिनेशन जो यूज कर रहा है, एलोकेटेड कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, उसको कैसे वो चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ई पे इक्विवेलेंट पॉइंट पर था, उसने एक फैक्टर कॉम्बिनेशन यूज किया, दैट इज K1 L1 यूज किया, उसने एक कॉम्बिनेशन यूज किया, K1 L1 का एक कॉम्बिनेशन यूज किया। जब वो पॉइंट एफ पे गया, उसने अपना आउटपुट बढ़ा लिया, तो वो L2 यूज कर रहा है लेबर का, K2 यूज कर रहा है कैपिटल का, तो K2 L2 यूज कर रहा है कैपिटल का, कैपिटल लेबर का। इट मीन्स कि जब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका फैक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, वो कैसे वो चेंज कर रहा है। एक्सपेंशन पाथ वो चीज शो करता है। इसको हम आउटपुट फैक्टर कर्व इसको हम आउटपुट फैक्टर कर्व या लीस्ट आउटलेट कर्व भी बोलते हैं। आउटपुट फैक्टर कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये एक्सपेंशन पाथ शो करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए फैक्टर के, जो आपका वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके, इसलिए उसको आउटपुट फैक्टर कर्व बोलते हैं। इसको लीस्ट आउटलेट कर्व क्यों बोलते हैं, इसको लीस्ट आउटलेट कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स बताता है जिन पॉइंट्स पे आपका ये प्रोड्यूसर का कॉस्ट जो है मिनिमम है, या कहे कि प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट पॉइंट पे है, इसलिए इसको लीस्ट आउटलेट कर्व भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको कि एक्सपेंशन पाथ हम आउटपुट फैक्टर कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये आउटपुट और फैक्टर कॉम्बिनेशन बताता है कि अलग अलग आउटपुट लेवल को अचीव करने के लिए कौन सा फैक्टर कॉम्बिनेशन हमको लगेंगे। उसको और लीस्ट आउटलेट कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि हर एक डिफरेंट लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा या प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट होगा उस पॉइंट पे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको क्या बोलते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम्स क्या है। अब दो चीज़ें यहाँ पे और है, ये अभी से आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि होता क्या है ये। जब प्रोडक्शन फंक्शन का होमोजेनियस होता है उस केस में आपका एक्सपेंशन पाथ आपका लीनियर होता है फॉर ओरिजिन। अब होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप समझ लीजिए कि जब प्रोडक्शन फंक्शन आपका होमोजेनियस होगा उस केस में आपका एक्सपेंशन पाथ आपका होगा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। वहीं जब दूसरी बार आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका नॉन होमोजेनियस होगा उस केस में आपका
एक्सपेंशन पाथ होगा नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर होगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका होमोजेनियस नेचर का है तो आपका एक्सपेंशन पाथ आपका लीनियर है, यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक्सपेंशन पाथ हो गया। वही जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन नॉन होमोजेनियस है, उस केस में आपका एक्सपेंशन पाथ आपका नॉन लीनियर है, कुछ इस तरह, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये बात आपको सभी याद रखनी है, इसका समझाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में होमोजेनियस फंक्शन नॉन होमोजेनियस फंक्शन का क्या होता है। और एक चीज और है, एक टर्म होता है आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन उन सभी पॉइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व पे कॉम्बिनेशन है, जिस पॉइंट्स पे जो स्लोप होता है डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व का वो सेम होता है। इट मीन्स ये आपका एक आइसोकॉन कर्व हुआ, यहाँ पर दूसरा आइसोकॉन कर्व हुआ, यहाँ पर तीसरा आइसोकॉन कर्व हुआ। स्लोप निकालने का पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते एक लाइन, इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये हो गया, सेम इसका जैसा स्लोप इस पॉइंट पे हो गया, सेम स्लोप इसका ही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों आइसोकॉन कर्व के ऊपर इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है तीनों आइसोकॉन कर्व का वो सेम है। जब इन सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको मिलेगा आइसोक लाइन मिलेगा। तो आइसोक लाइन एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्लोप क्या होता है बेसिकली आइसोकॉन कर्व का होता है MRTS। तो बेसिकली इस पॉइंट पे आपका MRTS होता है आइसोक लाइन के ऊपर एल के डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के वो सेम होते हैं। आइसोक लाइन एक ऐसा लाइन है जो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व के ऊपर सेम स्लोप या सेम MRTS एल के। तो एक्सपेंशन पाथ भी एक टाइप का आइसोक लाइन ही है, एक्सपेंशन पाथ भी है वो एक टाइप का आइसोक लाइन ही है। अब क्यों है वो हम एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंशन पाथ पे क्या हो रहा है, इस वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे इक्वल पॉइंट पे है दैट इज MRTS इक्वल टू W/R, पॉइंट E पे MRTS W/R स्लोप दोनों के बराबर है। पॉइंट E2 पे भी MRTS आपकी W/R है। पॉइंट E3 पे भी आपका MRTS W/R है। सिंस W और R में कोई चेंज नहीं आ रहा, W/R आपका तीनों केस का सेम है, इट मीन्स आपका यहाँ पे MRTS भी आपका यहाँ पे सेम है। इस वजह से एक्सपेंशन पाथ के पे जो भी पॉइंट्स है टेंडेंसी वाले वो सारे पॉइंट्स पे MRTS आपका सेम है ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व। इस वजह से हम इसको आइसोक लाइन भी बोलते हैं। आइसोक लाइन वो लाइन हुई जिस लाइन पे आपका MRTS सेम होता है ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइसोकॉन कर्व। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन पाथ का आइसोक लाइन बोलते हैं कि या नहीं बोलते, बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। तो एक चीज़ और रहेगी इस स्लाइड में वो बता देता हूँ। ये हमने एक्सपेंशन पाथ देखा हमने लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर आप दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को वैरी कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको अपवर्ड स्लोपिंग एक्सपेंशन पाथ देखने को मिल रहा है। बट शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर आपका कैपिटल जो होता है वो फिक्स होता है। इसको मैं एक मिनट यहाँ पे लगते हैं। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आपका कैपिटल फिक्स होता है। लेट्स से कैपिटल आपका के बार पे फिक्स है और ये आपका आइसोकॉन लाइन है, आइसोकॉन लाइन है, आइसोकॉन लाइन है। के बार फिक्स है, लेट्स से ये क्वांटिटी 10 इंडिकेट कर रहा है, ये क्वांटिटी 20 इंडिकेट कर रहा है, ये क्वांटिटी 30 इंडिकेट कर रहा है। जब कैपिटल के बार पे फिक्स है तो उसको L1 लेबर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सिंस शॉर्ट रन करना आप कैपिटल फिक्स है, अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, उसको L2 तक लेबर बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो 20 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर सके और इस पॉइंट पे पहुंच सके। उसी प्रकार अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है उसको अगेन लेबर बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको L3 तक आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी। सिंस आपका कैपिटल यहाँ पे फिक्स है। तो आपने क्या देखा इस केस में एक्सपेंशन पाथ कैसा आ रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो शॉर्ट रन के अंदर आपका एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, इन शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ इज हॉरिजॉन्टल टू
एक्स एक्सिस। शॉर्ट रन के अंदर आपका एक्सपेंशन पाथ आपका हॉरिजॉन्टल होता है, लॉन्ग रन के अंदर आपका एक्सपेंशन पाथ आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। आज का लेक्चर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर केस दैट इज लेबर, जब चेंज हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर। देन हमने देखा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर केस, जब आपके लेबर कैपिटल दोनों चेंज हो सकते हैं। देन हमने देखा कि अगर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन नहीं कर रहा है इनिशियली, तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे वो पहुंचेगा, उसे पीछे की फिर वर्किंग हमने समझी कैसे क्या होता है। देन हमने पढ़ा एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। एक्सपेंशन पाथ आपका आउटपुट फैक्टर कर्व क्यों कहलाता है, एक्सपेंशन पाथ को हम लीस्ट आउटलेट कर्व क्यों बोलते हैं। फिर हम देखा कि होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में एक्सपेंशन पाथ आपका लीनियर होता है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन के केस में आपका एक्सपेंशन पाथ आपका नॉन लीनियर होता है। देन हमने पढ़ा कि एक्सपेंशन पाथ को हम आइसोक्लाइन भी बोलते हैं, आइसोक्लाइन क्या होता है हमने देखा। देन एट लास्ट हमने देखा कि शॉर्ट रन के अंदर जब आपका सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन लेबर वेरिएबल है, उस केस में आपका एक्सपेंशन पाथ आपका हॉरिजॉन्टल होता है टू एक्स एक्सिस। तो आज क्लास हमने इतना पढ़ा। इसी साथ आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला केस टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और उस केस में उन प्रोडक्शन फंक्शन केस में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अटेन किया जाता है उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के केसेस में। तो आप फिलहाल क्या करते हैं, इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन पास्ट ईयर में जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हम देख लेते हैं। रिपीटेड था कोई, चलो पहला क्वेश्चन है जो 2018 के एग्जाम में आया था। द लाइन दैट जॉइंस ऑल द टेंडेंसी पॉइंट्स ऑफ द आइसोकॉस लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा आइसोकॉस कर्व, आइसोकॉस कॉन्ट लाइन, टेंडेंसी पॉइंट ए, नया आइसोकॉस कर्व, नया आइसोकॉन्ट कर्व, टेंडेंसी पॉइंट बी। इसी प्रकार हमारे पास और भी पॉइंट्स होंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, हमारे पास आता है एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ को हम आउटपुट फैक्टर कर्व भी बोलते हैं, और इसको हम लीस्ट आउटले कर्व भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आउटपुट फैक्टर कर्व, दैट इज ऑप्शन सी। समझ आया। अब एक अगला क्वेश्चन है जो 2023 में आया था फीमेल के एग्जाम में। इन केस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन एक्सपेंशन पाथ, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन केस में एक्सपेंशन पाथ कैसा होता है। आपको बताया मैंने होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में आपका एक्सपेंशन पाथ होता है लीनियर। नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन केस में आपका एक्सपेंशन पाथ होता है नॉन लीनियर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज लीनियर। सो हमने देखा इन टॉपिक से जो हमने पढ़ा उससे दो क्वेश्चन आए थे, मेजरली आपके क्वेश्चन थे एक्सपेंशन पाथ वाले टॉपिक से, बट इसका बेसिक जो था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो हमको करना जरूरी था, वो हमने पढ़ा। उसके बाद एक्सपेंशन पाथ पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि एक्सपेंशन पाथ के टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है वो आपको उसके अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि आप एक्सपेंशन पाथ को आप समझ सकें। चलिए दोस्तों, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।